अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खुदा के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात के लिए कहकशा उर्दू हिस्सादोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज हम बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हो रहे हैं, जो है आपका सबक नंबर 8, 9, 10 यानी सबक नंबर 8 प्रॉमिस, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं जिलानी बानो, और सबक नंबर 9 है भूले बिसरे गीत, जिसके राइटर यानी लेखक हैं शफ़ी जावेद, और सबक नंबर 10 है इब्राहिम सुक्का, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं सलाम बिन रज़ाक। स्टूडेंट, आज कि मैं इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम हजरात पूरी वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जिसको इससे पहले स्टूडेंट्स ने पढ़कर 98 नंबर लाया। इंशाअल्लाह आप भी मेहनत से पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको 99 नंबर लाने से क्या नहीं रोक सकती। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट खुदा के लिए शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और अपनी मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो को ज़रूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, इससे पूछा गया कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। स्टूडेंट, जिलानी बानो वही हैं जिन्होंने क्या प्रॉमिस के अफसाना लिखे हैं। तो आपका जवाब नंबर होगा कि जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई सन 1936 ईस्वी में कहाँ हुई, बदायूं। आगे है सवाल नंबर 2 में कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट, रात के मुसाफिर। क्या होगा, और रात के मुसाफिर। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आएगा कि जिलानो बानो की क्या अफसाने का नाम बताइए। तो अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट वहाँ कलम तोड़ के धीरे से टिक करेंगे, क्या है, रात के मुसाफिर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में क्या है, जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम बताइए। तो आपका सीधा सा जवाब होगा, एक है ईवान गज़ल और दूसरा है बारिश संग, है ना। यह है नावल का नाम, और अफसाने का नाम था क्या है, मजमूआ का नाम कौन क्या था, आपने पढ़ा इससे पहले कि रात के मुसाफिर। नावल का नाम है ईवान गज़ल और क्या है, बारिश संग। सवाल नंबर 4 में स्टूडेंट कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो सीधा सा जवाब होगा अम्मू। कौन, अम्मू। सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट कि प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए। तो सीधा सा जवाब होगा हमीद और जमशेद। कौन किरदार है, एक है हमीद और दूसरा है जमशेद। सवाल नंबर 6 में स्टूडेंट कैंसर का मरज या किसके सारे बदन में फैल गया था। तो सीधा सा जवाब होगा कि कैंसर का मरज अम्मू के सारे बदन में क्या हुआ था, फैल गया था, है ना। सवाल नंबर 8 में स्टूडेंट 7 में कि ख्वाजा भी कौन थी। तो सीधा सा जवाब होगा कि अम्मू की क्या थी, खादिमा थी। खादिमा यानी नौकरानी, खिदमत करने वाली। सवाल नंबर 8 में स्टूडेंट कि ग्रैंडम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया, ये बात किसने कही। तो सीधा सा जवाब होगा कि बेबी ने कही थी। किसने, बेबी ने। आगे सवाल नंबर 9 में कि अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था। प्रॉमिस जानते हैं स्टूडेंट, जिसे हम वादा कहते हैं, है ना। ये बहुत ही अहम सबक है। प्रॉमिस कह रहा मौत के बाद कंधा देने का किसने प्रॉमिस किया था, उसके बेटे ने। किसके, अम्मू के बेटे ने। सवाल नंबर 10 है कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कही। तो सीधी सी जवाब होगा कि बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से कही। यानी जब इंसान का जाकुनी का आलम होता है ना, जब क्या है आखिरी दम घुटने लगता है ना, तो उस वक्त क्या है, जो भी यासीन शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रूह क्या है, बिल्कुल आसानी से निकालते हैं। आगे है स्टूडेंट, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात माँ जवाबात, है ना।
सवाल नंबर 1 में है कि अम्मू एक जमशेद के बारे में अम्मू के एक बेटे क्या है, अम्मू के एक बेटे जमशेद के बारे में बताइए। तो सीधा सा जवाब होगा कि हमीद अम्मू का छोटा बेटा था। अम्मू के बाकी तीनों बड़े बेटे तो डॉक्टर इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे, लेकिन हमीद की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी। सारा दिन क्या है, निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता था। क्या करता था? घूमता रहता था। कभी तलबा यूनियन का क्या झंडा हमें सड़कों पर घूम रहा है, तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहा है ना। फिर एक दिन मालूम हुआ, क्या हुआ कि वह किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया। इम्तिहान करीब आने पर क्या स्टडी के लिए अब्बा जब उसको ताकीद करते थे तो कहता था कि मुझे इस साल इम्तिहान नहीं देना है बल्कि इलेक्शन के लिए काम करना है। इस तरह क्या है, वह तालीम से बिल्कुल महरूम रह गया है। होता है जो मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो दूसरे के भाई चापलूसी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चापलूसी करना, जी हुजूरी करना पड़ता है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया है कि 10 आदमी को आप अपने पीछे घुमाइए, अपने पीछे चलवाइए, है ना। लेकिन अगर आप वो सलाहियत खो दिए तो आप दूसरे के पीछे क्या है, चापलूसी, जी हुजूरी सर सर करते हुए घूमेंगे। वो इख्तियार आपके हाथ में, अगर आपने मेहनत किया तो अच्छे ओहदा हासिल करेंगे, पोस्ट हासिल करेंगे, तो हज़ारों लोग आपको क्या सलाम करेंगे। अगर आपने क्या इसकी कदर नहीं की, वक्त की कदर नहीं की, तो खुदारा वक्त भी आपका कदर नहीं करेगा। तो क्या है, नाकामी का झंडा आपके हाथ में होगा। तो वैसे ही क्या इसके अम्मू के बेटे की तरह क्या होगा, दूसरे की चापलूसी करते हुए फिरेंगे आप रोडों पर। तो चलिए शुरू, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे है सवाल नंबर 2 में, है ना, कि अम्मू के चारों बेटों के नाम और उसके काम बताइए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि अम्मू के चारों बेटों के नाम क्या है, खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद हैं। कौन है? एक बेटा खुर्शीद, दूसरा रशीद, तीसरा जमशेद और चौथा हमीद हैं। ये आपका सब्जेक्टिव में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। अगर आपको याद होगा तो वहाँ धीरे से टिक करेंगे स्टूडेंट। कह रहे इनमें खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर थे। कहाँ? शिकागो, अमेरिका। के रशीद भी अमेरिका में इंजीनियर थे और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। यानी सब से छोटा घर ही पर रहता था, है ना। कह रहे वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए क्या हुआ, सियासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बन गया। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि अम्मू दुखी क्यों थी। तो सीधा सा जवाब होगा कि उलझी सांसों के दर्द को थामे अम्मू दिल ही दिल सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सूना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वो दर्द से तड़प रही थी। किसी दवा का कोई असर नहीं होता, बदन का कोई हिस्सा काबू में न था। कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। अम्मू ने जायदाद बेचकर चारों बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। अच्छी डिग्रियां मिलते ही सबके पंख क्या है, निकल आए और उन्होंने अमेरिका की तरफ प्रवास की ठानी। अम्मू दरअसल इन्हीं बातों से दुखी थी, है ना। क्या फ़ायदा, कोई बेटा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, बड़े बड़े ओहदे पर है, लेकिन उसके काम का कोई नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं, है ना। अगर कोई वालिदा की, माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाए, बहुत बड़े पैसा वाले हों, तो कोई नहीं। स्टूडेंट, दुनिया के मार्केट में, बाज़ार में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप जैसी दौलत दुनिया के मार्केट में नहीं मिलेगी। जो एक मरतबा चले गया दोबारा नहीं आता। आगे है सवाल नंबर 4 में स्टूडेंट कि अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि अम्मू बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई थी, कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था, गोया अम्मू मौत के आगोश में हैं। हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया तीनों बेटे अपने अहल आयाल के साथ, फैमिली के साथ अम्मू की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आए थे कि माँ के जनाजे को कंधे देंगे, मगर माँ की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कांधा देने वाला उसका आखिरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। कह रहे बाकी बेटे भी महदूद क्या है वक्त लेकर आए थे, है ना। माँ की मौत क्या हुई, माँ की मौत पर ताख़ीर देखकर क्या कर, ताख़ीर देखकर वापस लौट गए। इस तरह माँ की मौत भी किसी बेटे ने साथ नहीं दिया, यानी माँ की मौत में। तो फिर फ़ायदा क्या है स्टूडेंट, जब एक इंसान अपने माँ बाप की क्या है खिदमत ही नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है। आगे स्टूडेंट जवाब क्या है, सबक नंबर 9। अभी आपने 8 पढ़ा, क्या प्रॉमिस, अब पढ़ेंगे सबक नंबर 9
भूले बिसरे गीत, है ना, जिसके राइटर यानी लेखक हैं शफ़ी जावेद। इसमें सवाल नंबर 1 में कि सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए, तो सीधा सा जवाब होगा कि डायरेक्टर के ओहदा से। किससे? डायरेक्टर के ओहदा से रिटायर हुए। आगे है सवाल नंबर 2 में कि उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, तो सीधा सा जवाब होगा कि लव ऑन इंटरनेट। सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कि रवि रंजन कौन थे, तो सीधा सा जवाब होगा कि रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट क्या दोस्त थे, है ना। आगे है सवाल नंबर 4 में क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए, तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए। सवाल नंबर 5 में उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था, तो सीधा सा जवाब होगा कि ट्रांजिस्टर। किनका? अजीज़ अहमद का। सवाल नंबर 6 में है कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, तो जवाब होगा जी हाँ, उनके चेहरे पर क्या है? फातिहाना चमक थी। सवाल नंबर 7 में स्टूडेंट भूले बिसरे गीत गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ, तो सीधा सा जवाब होगा सुबह के 8:30 बजे। स्टूडेंट ये रहा आपका मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात में। स्टूडेंट इसी तरह बने रहे इंशाअल्लाह। ये है सब्जेक्टिव, इसके बाद मैं ये कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा स्टूडेंट। इस तरीके से मैं तैयारी करा दूँगा कि जैसा कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर, आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ मेरा जो है चैनल है, कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ाना 4-5 क्या क्वेश्चन में डालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहुत सारे स्टूडेंट फ़ायदा उठाते हैं, है ना। अगर आप भी चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मेरा जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक कीजिए, आराम से वहाँ क्या जाकर आराम से वीडियो और क्या PDF पढ़ सकते हैं। यहाँ है सवाल नंबर 1 में स्टूडेंट कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए, तो सीधा सा जवाब होगा कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहन से इसलिए फरामोश हो गए कि सबकदोशी के बाद उन्होंने गाड़ी क्या है रखना छोड़ दिया, तो लोगों से मिलाना कम हो गया, इसलिए लोग भूल गए, है ना। वो डायरेक्टर जनरल भी थे, वो गोशा नशी हो गए, वो नीम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज़ अहमद का, जिसके नतीजा में लोग ये भी भूल गए कि वो क्या सैयद ज़ादे भी थे। कर यहाँ तक कि लोग भी ये भूल गए कि वो अजीज़ अहमद भी थे। मर्दम फरामोशी इस मकाम पर पहुँच गई कि अब लोग उनकी ज़ात को भी भूल गए, है ना। लेकिन ऐसा भी आता है ना, जब इंसान क्या जिस पेशा में है वो छोड़ देता है तो लोग उसे भी भूल जाते हैं। जिस तरीके से आज मुसलमान है, आज मुसलमान अपने हकीकत को भूल गया है कि मैं मुसलमान हूँ, अपने कदर और कीमत को भूल गया है, तो लोग भी इसे भी भुला दिया गया है कि मुसलमान भी कोई चीज़ है ना। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरिएगा, ये बात बीवी सैयद अजीज़ अहमद से कही। क्या ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही, तो आपका सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से इसलिए कही कि डायरेक्टर के ओहदा से रिटायर होने के बाद सैयद अजीज़ अहमद तकरीबन बेकार हो गए थे और अक्सर दोनों मियाँ बीवी पैरवी की, है ना, बीवी पैरवी की वजह से बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए तंगी में गुजर बसर होती थी। इधर डायरेक्टर साहब सोचते थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो वह डायरेक्टरी से कम दर्जे, है ना, कमतर दर्जे का ही होगा, इसलिए वह किसी भी काम को अपने मेयार से पस्त समझते थे, यानी अपने डाउन समझते, नीचे समझते थे, बेकार समझते थे। करें इसलिए कि वह तंगी से गुजर बसर को कमतर मेयार के काम में क्या सबकी उठाने से बेहतर समझते थे। इसी वजह से बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद को समझाया कि डायरेक्टरी की लाश को कब तक क्या है धोते रहिएगा, यानी अब कब तक अपने आप क्या है डायरेक्टरी के क्या है नाम ओहदे को अपने धोते रहिए। अब तो डायरेक्टरी आप नहीं रहे ना। अगर जिस तरीके से आज हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, अगर वो भी क्या है ये चीज़ छोड़कर दूसरा काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये अपने आप को कहेंगे मैं डायरेक्टर से रिटायर हुआ हूँ, मैं छोटा मोटा काम नहीं करूँगा, तो क्या है ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, है ना। ये आपका क्या है डायरेक्टरी का ओहदा अपने कंधे पर लिए मत फिरिए, कोई काम कीजिए ताकि गुजर बसर आसानी से हो। आगे है सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कि आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर
हुआ कीजिए। असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ, बेटे ने ये बात क्यों कही? तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि बेटे ने अपने सबकदोशी रिटायर्ड जनरल बाब सैयद अजीज़ अहमद से ये बात इसलिए कही कि आप खां बड़े काबिल और दानिश्वर हो लीजिए, लेकिन आपको इससे मादी फ़ायदा क्या हासिल हुआ? बेटे के कहने का मकसद ये था कि आप चाहे कि कुछ कीजिए, लेकिन हमें आमदनी से मतलब है, यानी चाहे आप जहाँ से ला कर दीजिए। बाप का मतलब है औलाद के लिए आमदनी का ज़रिया। अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बेकार है। यही चीज़ आज हमारे मुआशरा और सोसाइटी में है कि अगर आप बाप बेचारे क्या है, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, तो हम इस तरीके से उसको क्या है, उल्टा सीधा कहते हैं, यानी उनकी कदर नहीं करते हैं। यही चीज़ क्या उनके साथ हुआ कि जब ये रिटायर नहीं हुए थे, है ना, ये नौकरी में थे, तो इसके बेटे क्या बहुत ही कदर करते थे, ये वो, है ना। जब ये रिटायर हो गए तो इनको भी घटिया निगाह नीचे नज़र से देखने लगे थे और कह रहे थे कहीं से आप पैसा ला कर दीजिए, चाहे वो जिस तरीके से हो। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि वह ट्रांजेस्टर क्यों ढूंढ रहे थे अपने बेटे और बीवी की अजियत आमेज सलूक से, जब अजीज़ अहमद तंग आ गए और फ़िक्र में इस कदर डूबे कि एक बार सख्त बीमार पड़ गए। ईसीजी कराया और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एक ख़तरनाक बीमारी का इशारा दिया और सिगरेट जो उनका पुराना साथी था, जिससे तन्हाई में गलत क्या करते थे, और इस पर डॉक्टर ने मुकम्मल पाबंदी लगा दिया। अब रातों को तन्हाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिगरेट की जुदाई का कर्ब सताने लगा, यानी गम सताने लगा। इस कर्ब को मिटाने और गम गलत करने के लिए उन्हें एक पुराने साथी की याद आई। उनका पुराना साथी कौन था? ट्रांजेस्टर, जो उन्हें दिल की बातें सुनाया करता था। अब वो ट्रांजेस्टर को निहायत शिद्दत से ढूंढने लगा, है ना। स्टूडेंट, ये रहा आपका सबक नंबर 9। स्टूडेंट, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा जा चुका है और 2018 में 19 में भी पूछा जा चुका है, यानी अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए मैं ये तमाम क्वेश्चन को एक जा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज़र्रा बराबर भी टेंशन ना हो, आप एग्ज़ाम के अंदर कलम तोड़ के क्या है बेहतरीन से लिख सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं सबक नंबर 10 में, जो क्या है सबक नंबर 10 इब्राहिम सुक्का, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं कौन? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। यहाँ है मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात में। सवाल नंबर 1 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल सातिया एकेडमी इनाम से नवाजा गया? तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि 2004 में उन्हें साहित्य एकेडमी इनाम से नवाजा गया। सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है? तो सीधा सा जवाब होगा कि हिंदी और मराठी ज़बानों से। सवाल नंबर 3 है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, ये आपका VVI क्वेश्चन है, आप ज़हन नशी कर लें, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि क्या है। जवाब होगा इब्राहिम सुक्का की नंगी, दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये क्या है? 2 नावल, एक इब्राहिम सुक्का क्या नंगी, दोपहर का सिपाही, 3 हो गया, 1 2 और ये 3 है ना, ये 2 हो गया। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट, एक है लाजवंती जो राजेंद्र सिंह बेदी का है, दूसरा है कालू भंगी जिसके राइटर है कृष्ण चंद्र, तीसरा है प्रॉमिस जिसका राइटर है जिलानी बानो, चौथा है इब्राहिम सुक्का जिसका राइटर है सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो स्टूडेंट आई हैव इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट, आगे है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी, है ना। तो सीधा सा जवाब होगा कि इब्राहिम सुक्का धूरन गांव में सभी गांव वालों को पानी पिलाता था, है ना। अफसाना निगार की पोस्टिंग हाल ही में उसी गांव के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से हुई थी। उनके पास इब्राहिम सुक्का पानी लेकर पहुंच गया। सच पूछिए तो इब्राहिम सुक्का पूरे गांव का अकलौता साथी था, यानी पानी पिलाने वाला था और शायरी का ज़ौक़ भी रखता था, मगर तालीम के बारे में दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि वो 4था दर्जा पास है। क्या है? 4था दर्जा। आगे सवाल नंबर 4 में 2 में कि इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। बेदार खान देशमुख
चूँकि समाज का एक दबंग आदमी था और इब्राहिम सुक्का एक मामूली क्या भश्ती था, है ना, जो घर घर पानी भरता फिरता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता है। बेदार खां देशमुख की बेटी भी इब्राहिम सुक्का से इसी कदर प्यार करती थी, मगर वह बाप के डर से खामोश थी। तो स्टूडेंट सचमुच आज दुनिया के अंदर यही होता है ना, जिसको उतनी क्या हैसियत नहीं होती है, लेकिन सामान ऐसा पसंद आ जाता है, उसका दिल मचल के रह जाता है, लेकिन उसके पास उतनी क्या रुपया पैसा नहीं है। यही होता है। बेचारे तो गरीब आदमी था और मोहब्बत किससे हो गई? एक दबंग किस्म के आदमी की बेटी से, जो उनको मिलना मुहाल था। आगे है सवाल नंबर 3 में कि इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है। तो सीधा से जवाब होगा स्टूडेंट कि इस अफसाने में धूरन गांव का किस्सा बयान किया गया है, जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे और नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम सुक्का से होती है। धूरन गांव एक दूर उफ्तादा गाँव था, जहाँ न बिजली थी, न नल के पानी का इंतज़ाम था। लोग कुएं का पानी पीते थे और नारों जैसे मोजी मरज़ के शिकार हो जाते हैं। मुख्तसर यह कि धूरन एक बहुत ही क्या पसमानदा गांव था। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि अब्दुर्रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? कौन थे? तो सीधा सा जवाब होगा अब्दुर्रब धूरन गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। यह उस वक्त की बात है जब अफसाना निगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धूरन गांव गए थे और अब्दुर्रब के स्कूल का मुआयना करने के बाद स्कूल अब्दुर्रब के हस्ब ख्वाह रिपोर्ट तैयार किया था। लेकिन इस वाक़या से 25 साल पहले जब अफसाना निगार खुद धूरन गांव के स्कूल में मुआविन मुअल्लिम की हैसियत से वहाँ गए थे, तो उस ज़माने में क्या है, धूरन गांव के सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैंसा था। यानी अब्दुर्रब मास्टर साहब के लड़के थे और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? ये सरपंच साहब का लड़का था। आगे स्टूडेंट जो आज के इस क्लास का यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन है? तो आज ये किस मजमूए से अख्ज़ किया गया है यानी लिया गया है? तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि इब्राहिम सुक्का अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन? लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक़ हैं। सलाम बिन रज़ाक़ महाराष्ट्र सूबा के रहने वाले हैं और ये कहानी वहीं के समाजी पस मंज़र है। ये अफसाना सलाम बिन रज़ाक़ के अफसानवी मजमूए शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज़ है, यानी लिया गया है, अख्ज़ किया गया है। ये समाज के कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कहानी है। तो स्टूडेंट इतनी बात तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। स्टूडेंट आप इसी तरह बने रहे, पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलक़ीन करें। स्टूडेंट इंशाअल्लाह ये जो अभी सब्जेक्टिव चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एकदम एक तरह से क्या है, भूचाल आएगा ऑब्जेक्टिव का। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।